नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और फिर खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे खबर विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात, साल में 2 बार सीबीएसई की परीक्षा के मायने समझिए इमरजेंसी की याद आखिर क्यों जरूरी है। इसके साथ ही वोटर लिस्ट सत्यापन वाली खबर आपको बताएंगे और मोदी के बिहार दौरे वाले प्लान 9 को समझाएंगे। वैसे तो हम बुलेटिन की शुरुआत पॉलिटिकल खबरों से करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले बात होगी लाखों छात्रों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की। देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा पर एक बड़ा फैसला लिया है। 2026 यानी कि अगले साल से 2 बार परीक्षाएं ली जाएंगी। पहले चरण की परीक्षा के नतीजे अप्रैल में आएंगे, वहीं दूसरे चरण के परीक्षा के नतीजे जून में आएंगे। छात्र दोनों ही परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगे। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा पर बड़ा फैसला लिया है। अगले साल यानी 2026 से साल में 2 बोर्ड परीक्षा लेने के फैसले पर मुहर लग गई है। सीबीएसई एग्जाम कंट्रोलर की ओर से इस बात की जानकारी दी गई। ये नियम फिलहाल सिर्फ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एग्जाम पर ही लागू किया जा रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की आधिकारिक सूचना के अनुसार 2026 में सीबीएसई की 10वीं परीक्षा का पहला चरण फरवरी के महीने में होगा, जबकि दूसरा फेज मई में लिया जाएगा। पहले चरण की परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल 2026 में आएगा, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा का रिजल्ट जून 2026 में जारी होगा। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पहले फेज के एग्जाम में शामिल होना अनिवार्य होगा, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा ऑप्शनल होगी, यानी आप चाहे तो इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं, ये आपकी मर्जी है। 2 बोर्ड परीक्षा में क्लास 10 के छात्र 3 विषयों के मार्क्स बढ़ा सकेंगे। साइंस, मैथ, सोशल साइंस और भाषा विषयों में से कोई 3। इंटरनल असेसमेंट साल में एक ही बार होगा। ये बदलाव नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के तहत किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत सीबीएसई की तरफ से परीक्षा को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। फैसला ये है कि 2026 में 2 बार सीबीएसई 10वीं की परीक्षा ली जाएगी। पहली परीक्षा 17 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक के बीच में होगी, जबकि दूसरी परीक्षा 5 मई से 20 मई के बीच होगी। वहीं पहली परीक्षा के जो रिजल्ट हैं वो आप अप्रैल में देख सकते हैं, जबकि दूसरी परीक्षा के रिजल्ट जून के महीने में आएंगे। पहले चरण की परीक्षा देना सभी छात्रों के लिए जरूरी है, जबकि दूसरे फेज में शामिल होना छात्र की मर्जी पर डिपेंड करता है। चाहे तो वो परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं और चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। वहीं आंतरिक मूल्यांकन केवल एक बार ही होगा। छात्रों के लिए जानना जरूरी है कि दोनों चरण में सिलेबस एक ही होगा, दोनों परीक्षा में पूरा पाठ्यक्रम भी शामिल होगा और दोनों परीक्षा देने वाले छात्रों का सेंटर भी एक ही होगा, यानी एग्जामिनेशन सेंटर भी आपका एक ही रहने वाला है। दोनों परीक्षा की फीस रजिस्ट्रेशन के समय ही जमा करा ली जाएगी। अब आपके दिमाग में यह सवाल चल रहा होगा कि दोनों परीक्षा में कौन से नंबर फाइनल माने जाएंगे। मतलब पहली परीक्षा दी आपने, उसमें जो नंबर आया वो फाइनल है या दूसरी परीक्षा का नंबर फाइनल होगा। तो आपको बता दें कि छात्र का जिस भी परीक्षा में ज्यादा नंबर होगा, मतलब ये कि अगर आपने पहली परीक्षा दी उसमें आपको ज्यादा नंबर काउंट अगर आ गए तो वो काउंट होगा। अगर आपने दूसरी परीक्षा में ज्यादा नंबर हासिल किए तो दूसरी परीक्षा का नंबर माना जाएगा। कितने विषय में प्रदर्शन बेहतर करने का मौका मिलेगा? तो इसका जवाब है 3 विषय में। और अब आपको बताते हैं कि किसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। देखिए, जो 3 या 3 से अधिक विषय की परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें दूसरी परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। अब आप समझिए कि साल में 2 बार सीबीएसई 10वीं की परीक्षा लेने का फैसला क्यों किया गया है। तो छात्रों के ऊपर से दबाव कम होगा, छात्र अपने अंकों में सुधार कर सकेंगे
यही वजह है कि सीबीएसई की तरफ से छात्रों के हित को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। राज्य में जिले बूथ स्तर पर कार्यक्रम के जरिए लोकतंत्र के इस काले अध्याय की जानकारी लोगों को दी जा रही है। पीएम मोदी ने भी आपातकाल के उस दौर को याद करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 15 जून 1975 यही वो तारीख है जिस दिन देश में आपातकाल लागू किया गया था। देश में आपातकाल लागू किए जाने के आज 50 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए इसे तब के अपने अनुभवों को साझा किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, उस वक्त वो आरएसएस के युवा प्रचारक थे और कांग्रेस ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय आपातकाल थोपा गया था। आपातकाल थोपे जाने को 50 वर्ष पूरे हो गए। भारत की जनता इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद करती है। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया था। उस समय की कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ्तार कर लिया था। इमरजेंसी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने भी सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखा, 25 जून 1975 का वो दिन हम सभी को याद है जब देश में आपातकाल लागू हुआ था। इसे स्वतंत्र भारत के इतिहास का काला दिन कहा जाता है। साल 1975 का आपातकाल तत्कालीन सरकार की तानाशाही का प्रतीक था। आपातकाल में जनता की अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगा दी गई थी। आपातकाल के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन शुरू किया। मैंने भी अपने कई साथियों के साथ इस आंदोलन में भाग लिया तथा आपातकाल का सक्रिय विरोध किया। हम सभी साथियों को तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन देशवासियों ने एकता और साहस का परिचय दिया। एकजुट होकर हमने लड़ाई लड़ी। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी जगह जगह कार्यक्रम कर कांग्रेस को घेर रही है। एनडीए नेताओं ने एक सुर में कांग्रेस पर निशाना साधा। लोकतंत्र की हत्या जिन लोगों ने किया उसको पूरा देश समझ रहा है और देश ने सबको सत्ता से बाहर भी करने का काम किया। और बिहार के फिल्म नीति में उनको अनुदान भी मिलेगा और ऐसे लोग बिहार के धरती पर लोकतंत्र के रक्षक के रूप में जिसने अपने बलिदान दिए या संघर्ष किए, उनको आने वाला पीढ़ी जानेगा भी, गौरवान्वित भी हो। जितने भी लोग आज इंडी गठबंधन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाया था। इसलिए लोगों को बताया जा रहा है कैसे उन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान के साथ, बाबा साहब के लिखे संविधान के साथ छेड़छाड़ करके अपनी सत्ता को बनाए रखने का काम किया था। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है, जबकि विपक्ष और कांग्रेस इसे बीजेपी की राजनीति बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश पर आपातकाल लगवा दिया था। 25 जून 1975 को देश पर आपातकाल लगाया गया, जो कि 21 मार्च 1977 तक रहा। अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस आपातकाल को लेकर इतना बवाल क्यों मचता है। तो इसका जवाब है कि ये तानाशाही वाला फैसला था। पद पावर के लिए इंदिरा गांधी ने इसे देश पर थोप दिया था। हुआ यूं कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का रायबरेली से निर्वाचन को रद्द कर दिया और इंदिरा गांधी के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग उठने लगी, जगह जगह पर आंदोलन होने लगा और इंदिरा गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी
हाई कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा और इसके बाद इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगवा दिया। आपातकाल के दौरान लोगों पर जमकर अत्याचार हुए। बिना मुकदमे के सभी लोगों को जेल में भिजवा दिया गया। खास करके जो राजनीतिक विरोधी थे, जो पत्रकार थे, उन्हें जेल के भीतर करवा दिया गया। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सेंसरशिप लागू कर दी गई और सरकार की आलोचना पर भी रोक लगा दिया गया। यानी कि सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखना, बोलना मुश्किल था। यही नहीं, नसबंदी कानून भी लागू किया गया और इसके जरिए गरीबों की जबरन नसबंदी कराई गई। हाशिए पर रहने वाले समुदाय को नसबंदी के लिए मजबूर भी किया गया। इसके साथ ही जिन लोगों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था, उन्हें काफी यातनाएं दी गई। लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी बहुत किया गया। संविधान का दुरुपयोग करते हुए राजनीतिक विरोधियों को चुप कराया गया। लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता पर भी हमला किया गया। यही वजह है कि आपातकाल के 50 साल के बाद भी कांग्रेस इस मुद्दे पर घिर जाती है और विरोधी जमकर निशाना साधते हैं। इमरजेंसी की याद आखिर क्यों जरूरी है, इस पर बात करते हैं। देखिए, कई युवाओं को उसके बारे में पता नहीं है। जानना यह जरूरी है कि देश में एक ऐसा भी दौर था जब इमरजेंसी देश भर में लागू कर दिया गया था। आइए अब समझते हैं कि इमरजेंसी की याद जरूरी क्यों है। देखिए, जैसा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आज के जो युवा हैं वो कांग्रेस का असली चेहरा नहीं जानते हैं, तो उन्हें बताना है। जो संविधान की दुहाई देने वालों ने क्या किया था, ये बात बीजेपी के नेता जनता को बताना चाहते हैं, युवाओं को बताना चाहते हैं। यही वजह है कि आज संविधान हत्या दिवस के रूप में बीजेपी ने इसे मनाया भी है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पीएम राज्य के सभी 9 प्रमंडल का दौरा करने वाले हैं, जिसके पहले ही सियासत तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में चुनाव की घोषणा से पहले ही सियासी गहमा-गहमी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। एक बार फिर पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री राज्य के सभी 9 प्रमंडल में प्रचार करेंगे। तो हम काम किए हैं, इसलिए अपने काम को, योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करते हैं। आज तक तो लोगों ने केवल रैला किया था, किया कुछ नहीं था। 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच सघन प्रचार अभियान चलाया जाएगा। चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का लक्ष्य भी रखा गया है। पीएम के प्रचार को विरोधी छटपटाहट बता रहे हैं। मोदी जी, देर से ही सही, आपने ये तो स्वीकार किया कि एनडीए में कोई नेता नहीं है जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कद का हो, और इसी डर से आप खुद बिहार में उतर गए चुनावी प्रचार करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बिहार से एनडीए नेताओं का जोश 7वें आसमान पर है। 2025 में 225 सीट जीतने का दावा किया जा रहा है, तो विपक्ष पीएम के दौरे पर सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, बिहार चुनाव में एनडीए का प्लान क्या है, ये आपको बताते हैं। देखिए, एनडीए का प्लान है कि बिहार के सभी 9 प्रशासनिक प्रमंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो, यानी कि 9 रैलियां हो, वो भी 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर के बीच में। 3 रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले ही हो चुकी है और इन 3 रैली के जरिए पीएम मोदी ने किन किन इलाकों को साधा है वो आपको समझाते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी में रैली करके मिथिला इलाके को साधा, फिर विक्रमगंज की रैली से शाहाबाद और मगध के इलाके को साधा है, जबकि सिवान की रैली से सारण प्रमंडल को साधने की कोशिश पीएम मोदी ने की है। अब आगे जो 6 रैलियां प्रस्तावित होने वाली हैं, यानी 6 और रैली पीएम मोदी की होगी बिहार में, उनमें से 3 का जगह तय हो चुका है। 3 रैलियां कहां होने वाली हैं तो आपको बता देते हैं। कोसी क्षेत्र में पहली रैली होगी, दूसरी गया क्षेत्र में और फिर बेगूसराय में, जबकि 3 प्रमंडल में अब तक जगह तय नहीं हुई है कि कहां रैली करनी है। अब आप समझिए कि बिहार में पीएम मोदी का ये धुआंधार प्रचार क्यों हो रहा है।
तो आपको बता दें कि 2025 में एनडीए ने 225 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। ज्यादा सीट के लिए ज्यादा मेहनत जरूरी है। यही वजह है कि पीएम मोदी का लगातार बिहार दौरा हो रहा है और ये भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता बिहार यूपी होकर ही जाता है, क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है और बिहार में भी सरकार बनाना जरूरी है। देखिए 2020 में अगर बात करें विधानसभा चुनाव बिहार के, 2020 में मुश्किल से एनडीए की सरकार बन पाई थी। 2025 में रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो इसका असर 2029 पर पड़ेगा। यही वजह है कि मेहनत जमकर की जा रही है। मोदी काल में एनडीए के प्रदर्शन की अगर बात कर लेते हैं, लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए। देखिए 2014 के जो लोकसभा के चुनाव रहे उस वक्त काफी अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा है। उसके बाद 2019 में भी बिहार में 39 सीट लोकसभा के चुनाव में बीजेपी जीती थी। 2024 का इस बार का जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी बीजेपी को 30 सीटें बिहार से 40 में से मिली हैं। इसके बाद अगर विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो 2015 में विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को 54 ही सीटों पर जीत मिली थी और 2020 में 125 सीट जीतकर किसी तरीके से सरकार बनाई गई थी। जैसे कि हमने आपको बताया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा बेहतर एनडीए का नहीं रहा था, उसे इस बार और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट के सत्यापन का फैसला लिया है, जिस पर सियासत अब काफी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के नेता स्वागत कर रहे हैं तो विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। बिहार में चुनाव का बिगुल बजने से पहले निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुट गया है। पूरे देश में होने वाले मतदाता सत्यापन की शुरुआत चुनावी राज्य बिहार से ही होने जा रही है। निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा की है कि 1 जुलाई से वोटर कार्ड के सत्यापन का काम शुरू हो जाएगा, ताकि जिस वोटर लिस्ट में गलती है उसे सुधारा जा सके। विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के फैसले पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। तो चुनाव आयोग के बारे में जग जाहिर हो चुका है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का इशारा होगा चुनाव आयोग अपनी हरकत में आएगा। तो राजद तो पहले ही से तैयार है। अब नेतृत्व तेजस्वी जी का है, अब बिहार के जनविश्वास के चेहरे तेजस्वी जी है। वहीं एनडीए ने निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत किया और विपक्ष के आरोप को बेबुनियाद बताया। और इलेक्शन कमीशन एक साफ सुथरा इलेक्शन कराने के लिए हमेशा कोशिश करता रहा है। अपोजिशन को भरोसा नहीं है। चुनाव से पहले वोटर्स के सत्यापन से निर्वाचन आयोग का मकसद साफ है कि इलेक्शन साफ सुथरा और पारदर्शी हो, पर आयोग के फैसले पर बिहार में सियासत जोर पकड़ने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और आइए अब वोटर लिस्ट सत्यापन वाली खबर आपको समझा देते हैं। दरअसल निर्वाचन आयोग का यह फैसला है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का सत्यापन होगा, मतलब घर घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जाएगा। वोटर लिस्ट सत्यापन का जो एक काम है वो 1 जुलाई से शुरू होगा और अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को हो जाएगा। वोटर लिस्ट सत्यापन वाली खबर को अब आप समझिए। सबसे पहले आप बताते हैं कि इससे पहले कब हुआ था वोटर लिस्ट सत्यापन, तो साल 2003 में, और एक बार फिर से इसे किया जा रहा है साल 2025 में, लगभग 22 साल के बाद। होने क्या जा रहा है? आपके मन में ये भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इसमें होगा क्या। तो देखिए 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़े लोगों को पात्रता साबित करनी होगी। सत्यापन के लिए दस्तावेज भी मुहैया कराने होंगे। किसको क्या करना होगा अगर इसकी बात करें तो जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच है, उन्हें माता पिता की जन्म तिथि का प्रमाण देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए मतदाता को कौन सा प्रमाण पत्र देना होगा अगर इसकी बात करें तो माता पिता की जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान का कोई प्रमाण आपको देना होगा। वोटर लिस्ट सत्यापन के फैसले पर राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं? तो एनडीए की तरफ से स्वागत किया जा रहा है और इंडिया गठबंधन की तरफ से इस पर सवाल उठाया जा रहा है। अब आप वोटर लिस्ट सत्यापन का मकसद समझिए।
इसका मकसद है जो फर्जी वोटर हैं उनका नाम इससे हटा दिया जाए, सही वोटर छूट ना जाए, उन्हें इसमें ऐड ऑन किया जाए। नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। यही वजह है कि अब वोटर लिस्ट सत्यापन को लेकर काम निर्वाचन आयोग शुरू कर देगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।